2014 के पहले देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। 2014 के बाद एक व्यक्ति आता है और पूरे देश को निराशा से आशा में तब्दील कर देता है। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो भारत में दिए गए किसी चुनावी भाषण का हिस्सा नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेश दौरे पर गए हुए हैं और रूस में उन्होंने ये भाषण दिया। एक बार फिर से ये भाषण सुनिए। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। कैसी निराशा? किस बात की निराशा? क्या इस बात को यूं नहीं कहा जा सकता था कि 2014 के पहले भारत देश में बहुत सारे अच्छे काम हुए और बहुत सारे काम अधूरे रह गए थे जिन्हें पूरा करना है? क्या देश के प्रधानमंत्री को देश के बाहर जाकर पूरे देश के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना आपको स्वीकार है? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि यही बात अगर विपक्ष का कोई नेता देश में ही कह दे तो टेलीविजन चैनल पर डिबेट क्या होती। आपको याद है कुछ दिन पहले विपक्ष के नेता विदेश में जाकर एक टिप्पणी किए तो पूरे देश में हाहाकार मच गया कि देश का अपमान कर दिया गया विदेश में जाकर। और यहां यह हाल है। क्या देश की मीडिया ने एक भी डिबेट इस पर की? क्या इस पर डिबेट होगी? क्या इस तरह की राजनीति देश को मुकम्मल बनाने की दिशा में ले जाएगी? आज की वीडियो में थोड़ी सी पड़ताल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस भाषण के जरिए करना चाहते हैं और इस बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर देश में क्या क्या हुआ था और नरेंद्र मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं। और दूसरे हिस्से में इस वीडियो के इस बात की पड़ताल करेंगे कि असल में निराशा देश की नहीं, निराशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिल में है 2024 के चुनाव के बाद से। वो कौन सी निराशा है? वो कौन सी बात है जिसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने बेचैन और परेशान दिख रहे हैं कि वो विदेश में जाकर पूरे देश को ही निराशा में डूबा हुआ बता दे रहे हैं। इसलिए पूरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के यूट्यूब चैनल पर। एक पक्षी है जिसके बारे में यह कहावत है और ये कहावत कई अलग अलग लोगों के लिए भी है कि कबूतर के बारे में कहा जाता है कि जब खतरा सामने आता है तो आंखें बंद कर लेता है और ऐसा लगता है कि खतरा टल गया। ये एक बात है ऐसी कि जब आप अपने को इतिहास में दर्ज कराने की जिद करें और काम इतिहास का न हो, इतिहास में दर्ज होने लायक न हो, तो आपको ऐसा लगता है कि फिर इतिहास को कैसे हम गढ़ें? तो इतिहास गढ़ना आपको आता नहीं, इतिहास पढ़ना आप चाहते नहीं, इतिहास बनना ज़रूर चाहते हैं। ये एक खास किस्म की मानसिकता है जिसके चलते ऐसा होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर के ये बात कह रहे हैं कि 2014 के पहले भारत में जो पैदा होते थे वो निराशा के गर्त में डूबे हुए थे। ये बात कहना देश का अपमान करना है, चूंकि यही बीजेपी पहले ऐसा कह चुकी है। जब दो कोई विपक्ष का नेता विदेश के किसी सेमिनार में, किसी संगोष्ठी में, किसी बातचीत में अगर ये कहे कि देश में कुछ ठीक नहीं है और वो इंडियन लोगों के बीच में है, तो उस बात से देश का अपमान हो जाता है। तो आज तो देश के प्रधानमंत्री देश के बाहर जाकर कहते हैं कि 2014 के पहले निराशा के गर्त में डूबे हुए थे सब लोग। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ये हो चुका है। तो ये काम ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है, पहली चीज कि जब आप कह रहे हैं कि उसके पहले निराशा थी तो आप अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान करते हैं क्योंकि एनडीए की सरकार भी रही उसके पहले, कुछ नहीं हुआ। उसके पहले जितने भी विश्वविद्यालय खोले गए, एम्स आईआईटीज खोली, वो सब निराशा पैदा करने के लिए।
भाखड़ा नांगल बांध जिसे उन्होंने नेहरू ने कहा कि वो एक नए मंदिर होंगे, वो निराशा पैदा करने के लिए। एम्स, फिर उसके बाद जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वो सब ने क्या पैदा किया? निराशा पैदा किया। लोकतंत्र, संविधान, सोशल जस्टिस का मूवमेंट, इमरजेंसी के खिलाफ की लड़ाई, मंडल आंदोलन, ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं? निराश कर रहे हैं। असल में इतिहास को इस तरह से दिखाना, वो एक ऐसी मानसिकता है कि अगर आपके पीछे वल्लभ भाई पटेल की हजारों फीट ऊंची मूर्ति है, तो कैमरे को उस एंगल पे लगाइए कि 5, साढ़े 5, 6 फुट का इंसान हजारों फुट की मूर्ति से बड़ा दिखाई देने लगे। तो ये वो मानसिकता है जिसके चलते आप अपने को बड़ा दिखाने के लिए अपने अतीत को झुठला रहे हैं। मुझे पता नहीं इतना अपमान वो अटल बिहारी वाजपेयी का क्यों करते हैं, जिन्होंने देश के संसद में खड़े होकर कहा कि मैं वो नेता नहीं हूं जो खड़े होकर ये बोलूं कि आज तक इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी जिनसे भी हम असहमत होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भी राजनीति से हम पूरी तरह सहमत नहीं होते। बहुत सारे लोग मीडिया में बैठ के उनको बहुत अच्छा बना देते हैं क्योंकि अब मोदी का राज है। कल को योगी आदित्यनाथ अगर देश के पीएम बन गए तब तो मोदी भी अच्छे लगने लगेंगे। इस तर्क को नहीं आगे बढ़ा रहे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की बात बहुत सही थी कि मैं कम से कम देश के 60 साल 50 साल जितना भी इतिहास रहा हो, उसको ये कह के जुटला दूं कि मेरे विपक्षी लोगों का शासन रहा हो और देश ने कोई तरक्की नहीं की है। इससे इस देश के लोकतंत्र का अपमान होगा, इस देश के संविधान का अपमान होगा। मैं ये बात केवल आखिर में ये सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव में 400 पार नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। उन एक अकेले सब पर भारी नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। थोड़ा दिल बड़ा करके इसको स्वीकार कर लेते। अब इस बात की निराशा, अवसाद पूरे देश की निराशा और अवसाद बना दिए विदेश में जाकर के। ये निराशाजनक है और मुझे लग रहा है कि 70 साल में देश भले निराशा में डूबा रहा हो या न रहा हो, लेकिन इतनी निराशा में डूबा हुआ प्रधानमंत्री विदेश में जाकर देश का अपमान करे, ये शायद 70 साल में पहली बार हो रहा है। इसकी बजाय वो देश में आते, देश के समस्याओं को ठीक करते, जो वादा किया है वो ठीक कर देते, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस वैंस की सुरक्षा करते, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री होते। ये इनका वक्तव्य बहुत निराश करने वाला है। ये एक सामान्य मनोविज्ञान नहीं है। अगर इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि जब आप इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं तब आप कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन एक और मनोविज्ञान इसके पीछे, केवल यही नहीं कि वो विदेश में डंका बज रहा है। अब तो खुद नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद करने वाले या उनको नॉन बायोलॉजिकल मानने वाले लोग भी शायद इन सब झूठों पर यकीन नहीं कर पा रहे होंगे। हकीकत कुछ और है। इसका मतलब एक दूसरा मनोविज्ञान काम कर रहा है और वो मनोविज्ञान ये है, देश के भीतर जो ग्राफ गिर गया, देश के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सो कॉल्ड जादू वो कमजोर पड़ गया। 2024 के चुनाव में जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं आई। सदन के भीतर जैसा माहौल है, विपक्ष जितना ताकतवर है, इतने ताकतवर विपक्ष को उस इतने ताकतवर विपक्ष का सामना करने का राजनीतिक अनुभव प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है। जब वो गुजरात थे तब भी वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। या तो उनके सामने कमजोर विपक्ष हुआ करता था या विपक्ष को कमजोर कर दिया जाता था। एक नाथ शिंदे के रूप में, अजीत पवार के रूप में चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया जाता था और अपने लोगों में मिला लिया जाता था। इसका अनुभव अगर राजनीतिक तौर पर नहीं है और केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही जो दृश्य सदन के भीतर देखा, और वो दृश्य सामान्य नहीं है। राहुल गांधी एक ऐसा नेता जो 10 साल पहले, 5 साल पहले कुछ और रहा। सड़क पर संघर्ष करके उस नेता ने अपने अनुभव का विस्तार किया, लोगों से मिल करके, मेहनत करके, संघर्ष करके अपनी एक नई छवि गढ़ी है और अपना एक तेवर ऐसा गढ़ा है जिसमें जनता के मुद्दे शामिल हैं और जनता ने सीटें दुगुनी करके उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है कि सत्ता के सामने निडर और बेखौफ होकर के जनता के मुद्दों पर आप बात करेंगे।
तो ये तेवर सदन में शुरुआत में दिख गया। उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद इनका सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश हुआ करता था, और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एकदम से बाजी पलट गई। वही उत्तर प्रदेश जिसमें 22 जनवरी के आसपास ये माना जा रहा था कि कोई लड़ाई नहीं बचेगी, बीजेपी एक तरफा 65, 70, 75 सीटें ले आएगी। वो उत्तर प्रदेश जिसमें जयंत चौधरी जी को मिला लिया गया गठबंधन तोड़ करके, हालांकि जयंत चौधरी जी परिवारवाद के प्रतीक नहीं है, ओम प्रकाश राजभर बाप बेटा सब चले गए, परिवारवाद के प्रतीक वो नहीं थे। उस उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी के आसपास एक इवेंट किया गया जिसमें लगा कि सब कुछ एक तरफा होगा। अयोध्या हार गई। मैं बार-बार अयोध्या कह रहा हूं क्योंकि फैजाबाद उसका नाम है, लेकिन अयोध्या बीजेपी के 3 दशक की राजनीति का केंद्र था। और यही वजह है कि यह सब कुछ झेलना बड़ा मुश्किल है। अयोध्या में अवधेश प्रसाद जो दलित समाज से आते हैं, सामान्य सीट पर चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के गठबंधन में चुनाव जीत जाते हैं। 37 सीटें कांग्रेस सपा जीत जाती है, 43 सीटों पर दोनों मिलकर उन्हें हरा देते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती। और तो और ये यूपी के दोनों लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी अयोध्या के सांसद को लेकर पहली कतार में सदन में बैठ जाते हैं। बार बार नरेंद्र मोदी जी के सामने वो खड़े होते हैं। अवधेश प्रसाद खड़े होकर बोलते हैं कि अयोध्या में सड़कें धंस गई, पहली बारिश में स्टेशन की दीवार गिर गई। जो ये हो रहा है ना उनके सामने, इसका अनुभव उन्हें कतई नहीं है। वो एक तानाशाह मिजाज के शख्स हैं, वो बीजेपी में किसी की नहीं चलने दिए। उन्होंने मार्गदर्शक मंडल बना रखा है। बीजेपी के अंदर के लोग दिल की बात चूंकि कह नहीं पाते, सब दबाव में रहते हैं, इसलिए वहां वो तानाशाही रवैया है, एक जेस्चर होता है कि जहां मैं हूं वहां मैं ही मैं हूं, कि उस जेस्चर में विपक्ष को ताकतवर वो कभी देख नहीं पाते थे। तो जिस अयोध्या का जिक्र मैं कर रहा था, वो कैसे झेल पाते होंगे कि जहां आपने सब कुछ किया, जो हिंदू मुसलमान पूरे देश की राजनीति को किया, वही अयोध्या आप हार गए। इसका अनुभव उनके पास नहीं है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न से सीधे जुड़ रही है, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष केवल सीटें जीत करके आ गया, केवल मामला इतना ही नहीं है। विपक्ष असल में नैरेटिव सेट कर रहा है। अब तक 10 साल में बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी, आप उस पर पक्ष या विपक्ष का माहौल चुनते थे। अब बीजेपी नैरेटिव सेट किया हुआ विपक्ष का है और बीजेपी को उस पर सफाई देनी पड़ती है कि नहीं नहीं, हम संविधान को मानते हैं, नहीं हम बाबा साहब के आरक्षण को मानते हैं। आरएसएस प्रमुख को बोलना पड़ता है, हालांकि उनकी नाराजगियां, उनके घर का झगड़ा अलग है। ये अनुभव नहीं है क्योंकि विपक्ष ने 2 काम किया है। पहला काम, जनता के मुद्दों को इस देश की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बना दिया है। आप याद करिए अखिलेश यादव का भाषण, याद करिए राहुल गांधी का भाषण, आपको अग्निवीर का मुद्दा सुनाई देगा, आपको पेपर लीक का मुद्दा सुनाई देगा, आपको मणिपुर सुनाई देगा, आपको ईवीएम सुनाई देगा। ये अखिलेश यादव ने तो साफ कह दिया कि 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी ईवीएम। अब ये इसका जवाब नहीं है उनके पास। फिर उसके बाद किसानों का दर्द सुनाई देगा, और ये सारी चीजें जनता के मुद्दे। दूसरी चीज विपक्ष ने जो की है, वो विचारधारा में सामाजिक न्याय और आइडिया ऑफ इंडिया की बात केंद्र में रख दी। बीजेपी अब तक क्या करती रही? करती है राजनीतिक धर्म का, सांप्रदायिकता की, और मुहरा क्या बनाती है? जातियों को। जब वही जातियों को साथ करके आप वोट लेते रहे तो वो सोशल इंजीनियरिंग। अब वो जातियां जो समझ रही हैं कि बीजेपी उनका अहित कर रही है, वो आरक्षण विरोधी है, वो निजीकरण कर रही है जिससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान को कमजोर करना चाह रही है, तो एक बहुत बड़ी आबादी जो एक समय में बीजेपी को वोट दे रही थी, वो आबादी उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अब इसकी काट बीजेपी के पास क्या है? हिंदू मुस्लिम चल नहीं पा रहा है। इसलिए एक बहुत वैचारिक चुनौती नरेंद्र मोदी जी के पास आ गई है, जिसकी वजह से अब आप कोई कहेगा कि हिंदू धर्म में क्या है, तो हिंदू धर्म, आप उसको धर्म विरोधी कहोगे, तो आप देश विरोधी कैसे काम करने लगा? विदेश में जाकर के आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी भाषा ये होनी चाहिए थी कि हाँ, इस देश में बहुत सारे काम अच्छे हुए, लेकिन बहुत सारे काम अधूरे रह गए थे। हम उन अधूरे कामों को पूरा करके एक नया भारत गढ़ना चाह रहे हैं। आप ये जो भाषा है कि निराशा के गर्त में डूबा हुआ, निराशा के गर्त में डूबा हुआ भारत 2024 के चुनाव में बीजेपी को 240 पर रोक देता है। 240 सीट लाने वाले प्रधानमंत्री विदेश में जाके ये भाषा कैसे बोल सकते हैं?
देश उम्मीद में अब पैदा हो रहा है, उसके अंदर एक नई उम्मीद पैदा हो रही है कि वो झूठ की सरकार नहीं चाहता। इसलिए नीतीश और नायडू का सहारा लेना पड़ रहा है। जो लिस्ट और बिल पकड़ा दी गई है नीतीश और नायडू की तरफ से, पता ये चल रहा है कि नायडू जी वाली टाइप होकर के आ गई है, हजारों करोड़ रुपए की मांग है। नीतीश कुमार वाली टाइप हो रही है। उतना अगर मांग पूरी नहीं करते तो उसका मुश्किल होगा, मांग पूरी करेंगे तो सरकार चलाना मुश्किल होगा। इन सारी निराशाओं को लेकर के विदेश घूमने जाने का दबाव आखिर क्यों था? देश की राजनीति की निराशा देश में आप टकराते, राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक रखना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी को कम से कम समझना चाहिए। उन्हें देश के बाहर वो सबके प्रधानमंत्री हैं। वो इस देश में जो उनको वोट नहीं देते, जो उनके खिलाफ हैं, उनके भी प्रधानमंत्री हैं और वो बीजेपी वालों के तो हैं ही। तो विदेश से जब लौट के आते, अच्छा टूर हो जाता, सब कुछ काम बदल जाता, डंका बजा लेते, उसके बाद आते तो इन निराशाओं से लड़ लेते। असल में ये निराशाओं की काट उनके पास अब कुछ नजर नहीं आ रही है। राजनीति यही यही रूप दिखाती है। राजनीति जब बदलती है तो बड़े बड़े लोगों को, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते, तो वो खुदा वाले लोगों के लिए ये चीज आ जाती है कि कल और लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। वो कुर्सी जब बदल जाती है ना, तो वो चीजें आती है, तो वो जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते हैं। इन इस निराशा का परिचायक है और चुनौतियां अपार हैं उनके सामने, और उन चुनौतियों से लड़ने में जो निराशा पैदा हो रही है, ये बयान उसे निराशा का परिचायक। वो शेर जंग गर्ग का एक शेर है कि हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही, नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। तो एक उम्मीद तो देखिए है, वो लोकतंत्र और संविधान से होती है, लेकिन एक और उम्मीद उत्तर प्रदेश से आई है। एक छोटी सी वीडियो आई है कि वहां के मंत्री हैं और मंत्री जी ने मीडिया के सामने बोला है कि दाल 100 रुपए किलो मिल रही है। पत्रकारों ने पूछा कहाँ मिल रही है, तो उन्होंने कहा हर जगह मिल रही है। तो उनके साथ दूसरे उनके साथी थे, वो भी मुस्कुराए, मंत्री जी भी मुस्कुराए और मुस्कुराहट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। तो ये आलम है। आपको वो दिखाया जाएगा कि देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो मणिपुर में आग लगाने चले गए हैं। मोदी जी विदेश गए हैं आग बुझाने मणिपुर की। ये बस आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझने के लिए आपको बायोलॉजिकल है, सब चूंकि सारे लोग बायोलॉजिकल है, सिर्फ समझ नहीं पा रहे हैं। ये रुपए की कीमत नहीं, रुपए की घट रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। तो कोई और आके बताएगा कि नहीं नहीं अब डॉलर में व्यवसाय करना सस्ता हो गया। ये आलम है इस देश का। अब तर्क से अब कोई चीज बची नहीं है। जब ये कहा जाए कि हिंदू होने के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हिंसा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी तुरंत खड़े होकर कहें कि ये हिंदू समाज का अपमान है, जिसका जिक्र अभी केपी मलिक साहब कर रहे थे, वो कोई सामान्य दृश्य नहीं था। उसको बार बार हर एक नागरिक को पढ़ना चाहिए। कोई और ये बात बोलता तो एक बार को लगता कि चलिए उसको समझ में नहीं आया होगा। प्रधानमंत्री जी खुद उठ गए और खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं हिंदू समाज का अपमान हो। नहीं साहब, आप हिंदू समाज के पर्याय नहीं है, राहुल गांधी ने तुरंत स्पष्ट कर दिया। मैं इस पूरे प्रकरण को, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं इसी भाषा विज्ञान की तरफ पढ़ना चाहता हूं। इसके बाद ट्रोल आर्मी लग गई ना, हिंदू विरोधी, और आज एक तस्वीर आई है कि एक चौखट पर राहुल गांधी की फोटो लगा दी गई जिस पर से लोग पैदल चढ़ के गुजर रहे हैं। जब हम अपने तर्क को खो देंगे, जब अब इस देश में बहस नहीं होगी, एक एंकर से जब कांग्रेस प्रवक्ता ये कहने लगे कि आप जो ये ट्रिकर चला रही हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं, तो एंकर बोल रही है कि ये बीजेपी का आरोप है। तो प्रवक्ता बोला कि आपने क्यों नहीं लिखा कि ड्रामा कर रहे हैं देश बीजेपी, आप तो ये लिख रहे हैं जैसे देश को पता चले कि हाँ आप भी मानते। क्वेश्चन मार्क जो छोटा सा लगा रहेगा। असल में जितना मीडिया वाले इस देश को मूर्ख समझते हैं, उतना ही बहुत सारे नेता भी समझते हैं। देश उतना मूर्ख नहीं है। ये देश गरीब हो सकता है, ये देश विभाजित है, बटा हुआ है, लेकिन मूर्खों का देश नहीं है। इस देश की मेधा पर मुझे उम्मीद है और मैं ये उम्मीद रखता हूं
उम्मीद किससे है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर अगर लीक हुआ है तो पेपर कैंसिल होना चाहिए। और सरकार क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं साहब, वो एक व्यक्तिगत कुछ जगहों पर दिक्कत है, पूरा पेपर कैंसिल मत करिए। और पेपर यूजी का कैंसिल ना करिए, पीजी का कैंसिल हो चुका है, नेट का कैंसिल हो चुका है। ILO सर्वे दे रहा है, आंकड़े, एनएसएसओ के आंकड़े तो बंद हो गए इस देश में। देश में कितने बेरोजगार हैं, अभी इस देश का सरकारी आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा। ILO का आंकड़ा मिलेगा कि 100 लोग अगर इस देश में बेरोजगार हैं तो 83 यानी 83 पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं। और इनको रोजगार कहां मिलेगा? ये शिक्षा का पूरा प्रकरण ऐसा है कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोग भर दिए गए, वही कुलपति, वही प्रिंसिपल, वही प्रोफेसर, वही सारे लोग हो गए। तो इस देश में नौकरी कहीं मिल नहीं रही है। और प्राइवेट सेक्टर में अब बजट सत्र में होगा क्या? बजट सत्र में टैक्स बढ़ाए जाएंगे, कुछ मिलने वाला देखिए है नहीं, क्योंकि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा नीतीश और नायडू को खुश करने में लगेगा, ये पूरा देश जानता है। जो बजट का बाकी हिस्सा बचेगा वो अपनी संख्या को 272 के ऊपर पहुंचाने में लगेगा, और उसके लिए एक बहुत ही महान व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बना के बिठाए जा चुके हैं। राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि विपक्ष को ताकत मिली है तो विपक्ष सवाल पूछेगा, और सवाल सुनने की आदत उन्हें है नहीं, जिन्होंने सवाल पूछने के नाम पर प्रोफेसरों को जेल में डाला, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को जेल में डाला है। और अब उन्होंने ऐसे कानून बना दिए कि पुलिस जिसको चाहेगी जेल में डालेगी और जितने दिन के लिए चाहेगी जेल में डालेगी। अभी तो इसमें बहस होना बाकी है। इसका मतलब आगे आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है लोकतंत्र में बहस से, संविधान में विपक्ष से, और विपक्ष अगर ताकतवर होगा तो सत्ता को बेलगाम होने से रोकेगा। इसलिए मोदी जी की चुनौतियां बढ़े चाहे ना बढ़े, विपक्ष अगर मजबूती से काम करेगा तो जनता की चुनौतियां हो सकता है थोड़ी कम हो, क्योंकि दबाव, डॉक्टर लोहिया कहते थे सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। विपक्ष को जैसे जो जो भूमिका इस समय राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस तरह का तेवर उन्होंने अख्तियार किया है, इस तेवर को अगर अख्तियार करे रहे तो मुझे लगता है कि उम्मीद हमें अगर है तो उस विपक्ष के तेवर से और जनता के मुद्दे से है। बाकी सरकार से क्या उम्मीद है, वो कुछ दिन बाद फिर वापस लौटेंगे तो कह देंगे कि भाई मूर्ति मेरी भी बननी चाहिए, क्योंकि अब निराशा के गर्त से मैंने देश को ऊपर कर लिया है। जी शुक्रिया।